ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज तो सुना ही है, नाम तो सुना ही होगा। ड्रेनेज क्या होता है? तो ड्रेनेज मतलब कि किसी भी चीज का फ्लो होता है तो उसे ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम ड्रेनेज नालियों के लिए यूज करते हैं, तो इसमें से भी तो पानी फ्लो करता है। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है? सबसे पहले इसका मीनिंग, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। मतलब ड्रेनेज, ड्रेनेज का क्या मतलब है? ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स। अब ड्रेनेज किसे कहेंगे? अब पानी हमने ऐसे ही बिखेर दिया, बारिश का पानी इधर उधर जाता है, उसे ड्रेनेज थोड़ी कहते हैं। ड्रेनेज किसे कहते हैं? तो नालियों में से जाता है उसी को कहते हैं हम ड्रेनेज। ड्रेनेज ऐसे ही किसी को नहीं बोलते। तो वेल डिफाइंड चैनल मतलब जो चैनल जिसके थ्रू वो पानी जाएगा, उसका वेल डिफाइंड चैनल होना चाहिए। जैसे कि गंगा है, ठीक है, तो गंगा जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से जाती है, तो उसका पानी अब वेल डिफाइंड चैनल है उसमें। ठीक है, जैसे हिंडन है, तो हिंडन का पानी भले नियर बाई एरिया में थोड़ा बहुत चला जाए, बट वो जहां से भी निकलती है वहां से वो सीधे कैसे जाती है? इसी तरह से वेल डिफाइंड चैनल है। यमुना का भी वेल डिफाइंड चैनल है, मतलब उसका बना हुआ है, वो जाएगी उसी रास्ते से। हाँ, बाढ़ के टाइम पे, हाँ मतलब बाढ़ के टाइम पे वो तो ब्रीच हो ही जाता है जब पानी ज्यादा होगा बारिश के टाइम में। तो जब कोई भी पानी या जो जल का जो बहाव है वो वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू होगा तो उसे कहेंगे ड्रेनेज। और इसका जो नेटवर्क है उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। मतलब नेटवर्क एक तंत्र बन जाता है ना, तो जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ जगहों पे ज्वाइंट हो रहा है, बहुत सारी नदियां एक जगह ज्वाइंट हो रही है, तो उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ये दो तरह का होता है, कि पेरेनियल होता है, इफिमेरल होता है। अब इफिमेरल या पेरेनियल का क्या? पेरेनियल का मतलब है कि इनमें पानी हमेशा रहेगा, नो मैटर बारिश हुई है नहीं हुई है, कहाँ रहेगा? तो ये पानी कौन सी वाली नदियों में रहेगा? जो हिमालय से आ रही है, जो जो इस यहाँ से आएंगी ना हिमालय से, इनमें पानी रहता हमेशा, बारिश हो या ना हो। ठीक है, गंगा यमुना गंडक कोसी, ये जो सोन है चंबल है, इन सब में पानी थ्रू आउट द ईयर रहेगा। ठीक है, बट हाँ ये है कि जनवरी आते आते कम हो जाता है, वो बात अलग है, बट पानी रहेगा। क्योंकि जनवरी आते आते कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बर्फ पड़ने लगती है, फिर जब बर्फ पिघलेगी फिर मार्च के बाद धीरे धीरे फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो इफीमेरल का मतलब है सीजनल। इफीमेरल कौन सी है? जो हमारी नीचे वाली पेनिनसुलर रिवर है, ये इफीमेरल है क्योंकि देखो यहाँ पे हिमालय नहीं है, ये जहां से निकलती है वहां से, ये होती है सीजनल। मतलब इनमें पानी कब ज्यादा होगा? बारिश के टाइम में। और कुछ टाइम कुछ में तो जैसे कि लूनी वगैरह है ये तो सूख भी जाती है। ठीक है, तो इफीमेरल का मतलब है कि सीजनल पानी होगा, सीजनल फ्लो होगा, कि जब बारिश पड़ेगी मानसून होगा तब ये नदियां पानी से भर जाएंगी। फिर चेन्नई मिचोंग नाम का एक वो आया साइक्लोन, और चेन्नई में बहुत बेकार बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा मतलब। और उस चेन्नई के बारे में ये कह रहे हैं कि जब पता है कि ऐसा होता है तो पहले ही अरेंजमेंट क्यों नहीं किए जाएंगे। वो बहुत सारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि देखो, किसी स्टेट की राजधानी है और किसी स्टेट की राजधानी में इवन आमिर खान और पता नहीं और कौन कौन फंस गए थे उस जगह पे जहाँ पे ये हुआ है, साइक्लोन आया था निचोंग बे ऑफ बंगाल में। और अब आती है कैचमेंट एरिया की बात। तो कैचमेंट एरिया का है कि जितने एरिया तक वो जाएगी नदी, उसे उसका कैचमेंट एरिया कहते हैं, जितने एरिया तक वो ड्रेन करेगी। अभी इसी में समझेंगे हम इसको, पहले डेफिनेशन सारी लेते हैं। हाँ, जितने एरिया में को वो बहती है उसे उसका कैचमेंट एरिया कहेंगे कि भाई हाँ इस इतने एरिया का इसका कैचमेंट है। अब ड्रेनेज बेसिन की क्या क्या बात है? एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर। कोई भी एरिया जो एक रिवर से ड्रेन होता है और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब कि जैसे यहाँ पे यमुना है और गंगा है, ये रिवर जो है छोटी छोटी निकली कहीं और से है, ठीक है, इधर से सतपुड़ा वगैरह से निकली है और ये इनको जाके ज्वाइन कर दिया है, यानी कि अब इनका पानी इनमें जाके मिक्स हो रहा है। तो ये एक क्या बना रही है? एक बेसिन बना रही है, तो इसे कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। जैसे तुमने नाम सुना होगा अमेजोन का बेसिन, अमेजोन बेसिन वर्ल्ड में सबसे बड़ा है अमेजोन नदी का, क्योंकि अमेजोन नदी ही जो है 5 से ज्यादा कंट्रीज में है। अमेजोन नदी ब्राजील से चलती है और पेरू तक नीचे तक काफी दूर तक जाती है। तो अमेजोन का बेसिन सबसे बड़ा है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है। जैसे क्वेश्चन आएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन, ड्रेनेज बेसिन इन इंडिया, तो गंगा। वर्ल्ड में अमेजोन, अमेजोन का ज्यादा बड़ा है। फिर आता है इनके पैटर्न देख लेते हैं कैसे
देखा होगा, इसका पैटर्न कैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि एक ट्री है, ट्री की ब्रांचेस हैं ऐसे, है ना, इस तरह का लग रहा है। तो इसे तो कहते हैं बेटा डेंड्राइटिक पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है। एक ऐसा होता है कि इस तरह से जाती है, जैसे कुछ रॉक्स होते हैं, बीच में कोई आ गया तो इस तरह से जाती है ऐसे, फिर यहाँ पे कोई ज्वाइन करेगी ऐसे, यहाँ पे कोई ज्वाइन करेगी इस तरह से। तो इस वाले जो पैटर्न को कहते हैं, हम इसको कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। रेडियल कैसा होता है, रेडियल ऐसे होता है कि कोई भी सोर्स है और ये इस तरह से जा रही है, इस तरह से। रेडियल में ऐसे है कि चारों तरफ इस तरह से फैल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे ये वाला कब देखा जाता है, हमारे यहाँ पे ये दोनों देखे जा रहे हैं, तो ये वाला तो यहाँ देखा जाएगा और ये वाला इधर देखा जाता है। ठीक है। मतलब पेनिनसुला नदियों में तो ये होता है, क्योंकि पेनिनसुला नदियों में क्या होएगा कि बेटा यहाँ पे बहुत बड़ा रॉक है, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से चला, फिर यहाँ से निकल जाएगा। अब मान लो इधर रॉक आ गया बीच में, तो फिर ये इधर ना जा करके इधर से जाएगा। फिर यहाँ पे मान लो यहाँ रॉक आ गया, यहाँ पे चला जाएगा, और फिर ऐसे करके यहाँ पे अगर कोई रोक आ गया तो ये फिर इससे भटक जाएगा। तो इस तरह से, हाँ, पहाड़ों के अंदर से निकलता है। तो जैसे पहाड़ों के अंदर में जो हिमालय, हिमालय में तो ये हो जाता है कि हिमालय से जब कोई भी नदी चलती है ना, तो हिमालय में पहाड़ बहुत ज्यादा वो नहीं है, सख्त रोक नहीं है, रोक को वो काट सकती है, मतलब जो रेत लेकर आती है अपने साथ में नदियाँ। लेकिन यहाँ के जो रोक है, जैसे मैंने बताया था, ये वल्केनो वाले रोक है, तो वल्केनो वाले रोक ये काट नहीं सकते, मतलब बहुत टाइम लगेगा उनको सेडिमेंट में बदलने में। तो इन नदियों में बहुत कम रेत पाया जाता है, इन नदियों में सबसे ज्यादा रेत पाया जाता है, तो ये कारण है रेत मिलने का। तो ये हो गया। अब सेंट्रीपेटल कैसे है, सेंट्रीपेटल ऐसे है कि कोई भी सेंटर है, कोई भी जलाशय कुछ है और नदियां ऐसे आ रही है, इस तरह से इसको आके ज्वाइन कर लिया, तो इस पैटर्न को कहते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न। ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन है। तो अगर सी की बात करें कि कौन कौन सी ओशन के हिसाब से कौन से ओशन में जाके गिरती है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाके गिरती है और अरेबियन सी की तरफ। अब इसमें बेटा 77% यानी 77% जो ड्रेनेज है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा का है। ठीक है। और ये सारी कहाँ गिरती है, यहाँ। देखो गंगा यहाँ से चलेगी, हाँ, अब इनके नाम ले लेते हैं, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा जो है ये हमारे यहाँ पे हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, जब ये इंडिया में यहाँ एंटर कर जाती है, यहाँ पे इसे कहते हैं सांगपो। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहते हैं, मतलब चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो इसे सांगपो कहते हैं। वहां पे ये लोग तो सांगपो कहते हैं, हम लोग इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा ये यहाँ पे आके गंगा यहाँ पे डेल्टा बना लेती है बहुत बड़ा। डेल्टा का मतलब ऐसे होता है, देखो डेल्टा में यहीं पे बता रही हूँ, जैसे कोई नदी चली, वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके जाएगी, तो जब ये नदी यहाँ पर आती है तो भारी सी के पास आने के बाद ना ये अपना सारा लोड वहां पे छोड़ देती है, जितना भी होगा, मतलब जो भी सेडिमेंट लाई है, तो ये ऐसे यहाँ पे ये पानी इधर से चला जाएगा, और यहाँ पे जब ये इस तरह का डेल्टा शेप बना लेगी, मतलब ये त्रिकोण शेप का, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये मिट्टी है सारी, सारा रेत मिट्टी, और ये अपने आप को ऐसे जाके अब क्या करेगी, सी में जुड़ जाएगी। ये तो यहाँ से पानी निकल गया और ये इसने सारा अपना सेडिमेंट रेत छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं डेल्टा। गंगा नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा जिसका नाम है, इसको यहीं पे लिख लेना, ये है सुंदरबन डेल्टा। अब आती है बात नदियों की, तो सबसे पहले देखेंगे किसका सबसे बड़ा है, हिमालयन रिवर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, ये है यमुना रिवर, यमुना रिवर। ठीक है। ये है गंगा, और आर लिख लेना, गंगा आर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो राजस्थान से कनेक्टेड है, ये है, थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, थोड़ा सा ऊपर बनाना था, क्या नाम हो सकता है इसका, बहुत फेमस है, यहाँ के डाकू बड़े फेमस है। चंबल। ठीक है। ये है चंबल रिवर, इधर, हाँ देखो ऐसे देखो, ये यमुना है, ये गंगा है, ये चंबल है।
ये यहाँ पर क्या है, लूनी। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र नदी है लूनी। राजस्थान में नदियां नहीं है, सिर्फ एक है लूनी। फिर ये है साबरमती। साबरमती, ये है माही, ये है नर्मदा, और ये है तापी। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि तुम्हें चार नदियां दी जाएंगी और चार नदियों में ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बे ऑफ बंगाल में गिरती है और कौन सी अरेबियन सी में। तो बेटा, हाँ, हाँ, तो ऐसे बताना है कि अरेबियन में कौन कौन सी गिरती है, तुम्हें ऐसे याद रहना, ये रिज याद रखना। और जो सबसे कम नदियां हैं उनके नाम याद रखना। सबसे कम कौन कौन सी है, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सबसे कम है। और इधर ये है एक और, क्या नाम है इसका, सिंध। हाँ, इंदस या सिंध। ठीक है, तो जो सिंधु नदी है ये भी अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, ये ऐसे है, बल्कि मैंने बहुत वहां बना दिया, ये थोड़ा और दूर बनाना था, यहाँ तक है पाकिस्तान। ये तो ऐसे है अरेबियन। तो ये गिरती हैं सारी अरेबियन सी में, और बाकी इन सबको छोड़ के जितनी भी है सब बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। मतलब किसको, कौन से सागर को ज्वाइन करेंगे, इस वाले सागर को, कौन सा नाम, क्या नाम है इसका, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि खाड़ी क्यों कहते हैं हम इसे, बंगाल की खाड़ी, इसका नाम, मतलब तुमने सुना होगा बे, देखो, ऐसे देखो, इसकी शेप कैसी है, ऐसे। तो जो वाटर बॉडी तीन तरफ से पानी से घिरी है, वाटर बॉडी, लैंड नहीं, ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये तीन तरफ से पानी से घिर रहा है, एक तरफ से खुला हुआ है, किधर की तरफ से, इंडियन ओशन की तरफ से। ठीक है, इंडियन ओशन। जो जो वाटर बॉडी तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो और एक तरफ से खुली हुई है, तो उससे कहते हैं बे। बे मतलब खाड़ी। ठीक है, हाँ, इसे इसलिए हम इसे खाड़ी कहते हैं। और भी मैं टर्म बताऊंगी, जैसे इसे कहते हैं गल्फ, गल्फ ऑफ मन्नार, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे भी है एक और गल्फ ऑफ, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात। तो इनके मीनिंग बताऊंगी कि गल्फ क्यों कहते हैं, गल्फ वर्ड क्या होता है, या बे ऑफ बंगाल क्या होता है। एक वर्ड होता है स्ट्रेट, तुमने सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुना है, नहीं सुना स्ट्रेट वर्ड। स्ट्रेट वर्ड ऐसा होता है, देखो, जैसे यहाँ पे आइलैंड है और यहाँ से एक छोटा सा निकलने का रास्ता है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ, इसका नाम कुछ ऐसे ही था, क्या नाम था? इसका नाम मैं बताऊंगी तुम्हें। यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि इसके श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इनके नाम भी आते हैं। ये सब डेफिनेशन वगैरह तुम लोगों को लिखवाऊंगी मैं सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए हम। अब इन नदियों के नाम, इसकी गंगा की जो ट्रिब्यूटरी, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो अब इनके नाम लिखना है। चंबल रिवर तो हो गई अपनी। अब चंबल के बराबर में है, ये है सोन होगी, सिंध है, एक छोटी सी है इसका, ये तो बेटा सिंधु है, इसका नाम है सिंध, है ना, इसे ऐसे याद रखना, सिंध। अब इसके पास है, यहाँ पे होगी केन, यहाँ पे होगी सोन और बेतवा, केन, सोन और बेतवा। सिंध के पास है बेतवा और बेतवा के पास है केन। ठीक है, इसका आया भी था, मतलब इसको जोड़ने का प्लान भी चल रहा था, बेतवा और केन, केन और सोन। ठीक है, तो इसमें इसमें जो गंगा का बेसिन है इसलिए सबसे बड़ा है, क्योंकि मतलब बहुत सारी जो है नदियां इसको ज्वाइन कर रही है। सिंध, बेतवा, बेतवा, आर मतलब, आर मीन्स रिवर, आर मीन्स रिवर, केन, केन रिवर था। और उसके नीचे है सोन, सोन, बस सोन, इसका नाम सोन है। फिर आती है अपनी गोमती रिवर, घाघरा और गंगा। अब यहाँ पे जो रिवर है, यहाँ इसका नाम है गोमती, ये वाली जो है इसका नाम है घाघरा,
घाघरा और हाँ, घाघरा, हाँ घाघरा ही है। हाँ, घाघरा ही तो है। और इसका नाम है गंडक और इसका नाम है कोसी। अब इसमें दो क्वेश्चन मैंने कल इसे बताए थे, सोहेल को तुम भी नोट कर लेना, एक तो यहाँ पे लिख लेना। देखो एक तो लिखना सोरो, कौन कौन से लिखवाए थे सोहेल, याद होंगे। ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक किसे कहते हैं, ये है दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर रिवर। और बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार कौन है, कोसी। अब क्यों कहते हैं कोसी को सोरो ऑफ बिहार, बेटा कोसी जो है ये कभी भी, मैंने तो यहाँ लिख रखा है डेफिनेट चैनल, लेकिन कोसी कभी भी अपने डेफिनेट चैनल पे नहीं बहती। कोसी क्या करती है, ये फ्लक्चुएट करती है, जैसे अब की इस साल तो इस रास्ते से जा रही है, ठीक है, मानसून आएगा ये रास्ता बदल देगी, इस रास्ते से जाएगी, फिर बदल देगी इस रास्ते से जाएगी। तो फिर जैसे मान लो अब ये इस रास्ते से जा रही है और इस एरिया में बसापत हो रखी है, मतलब लोग रह रहे हैं भाई, घर वर बना के अपना झोपड़ी भी दिखा दो गरीबों के घर, ठीक है, तो मतलब बसापत हो रखी है। अब क्या हुआ, इसका चैनल ब्रीच हो गया, बारिश ज्यादा हो गई, चैनल ब्रीच हो गया, ब्रीच तो मतलब कि इसने अपना तोड़ दिया बांध, ठीक है, अब पानी इधर गया तो यहाँ बाढ़ आ गई। अब अगले साल इसने क्या करा, अब यहाँ पे भी बसावट हो रखी है, मान लो बसावट भी नहीं हो रही, यहाँ रह रहे हैं लोग, पर इसने अपना चैनल बदल दिया तो पानी नियर बाई एरिया में चला गया, तो फिर बाढ़ आ गई। तो कोसी की वजह से हर साल बाढ़ आती है, इसलिए इसे सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, मतलब बिहार का शोक, हिंदी में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। सेम यही चीज है दामोदर नदी के साथ, जो कि बंगाल में बहती है, जो इस एरिया में बहती है दामोदर नदी, मतलब मैं तुम्हें दिखा दूं, बाकी इस एरिया में बहती है दामोदर नदी। अब जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी का भी यही पैटर्न है, दामोदर नदी भी चैनल बदलती रहती है अपना। तो ये जो चैनल बदल देते हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है, मान लो तुम ये देखो गंग नहर है, वो तो नदी नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल लूँ, अब गंग नहर उस उधर ना जाकर के उसका पानी चढ़ के और ऊपर की तरफ कूद गया सारा, तो इमेजिन तो जो नियर बाई एरिया में कुछ भी कोई भी है, बिजली घर है, कोई भी एरिया है, वहाँ पानी मिलेगा तो बाढ़ आ जाएगी, है ना, तो ये चीज करती है, ठीक है, कोसी हमेशा, तो इसलिए शोक कहा जाता है। और बिहार में बाढ़ का इलाज कोई, इतने मुख्यमंत्री आए हैं अभी तक किसी ने नहीं किया, इलाज नहीं हो सकता लेकिन एक तैयारी हो जाती है, मतलब तुम्हें मैं बताऊं, अब तुम ये कहो कि भूकंप को हम आने से रोक देंगे, नहीं रोक सकते, लेकिन तैयारी तो हो सकती है। अब इसके बारे में बात हो रही थी कि इस बिल्डिंग के बारे में बात हो रही थी कि बनाने वाले ने इसमें पिलर नहीं डाला था और ये बीच में से फट गया। अब हाँ, अब जस्ट इमेजिन कि ये बीच में अभी नहीं फटता, मतलब एक मैं बता रही हूँ, हाँ, और कोई यहाँ पे मान लो क्लास चल रही होती है, बहुत बच्चे होते हैं और हल्का सा भी भूकंप का झटका आता है तो नीचे डाउन, है ना, तो ये चीज है। तो फिर क्या हुआ, फिर फिर इन्होंने ये रीबिल्ड किया है, फिर पिलर डलवाए हैं, भूकंप रोधक बनवाना था ना, भूकंप रोधक, तो ये अब बनाओ भूकंप रोधक, तो मतलब ये तैयारी हो सकती है ना, प्रिपेयर तो कर सकते हैं भाई, किसी मुसीबत को आप रोक नहीं सकते, तैयारी तो कर सकते हो। तो हाँ, तो ये चीज थी। अब ठीक है, कोसी तक पहुंच गए हम, अब इधर क्या है बेटा, ये वाली कौन सी नदी, मैंने बता दिया ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद बेटा ये वाली कौन सी है, ये यहाँ से जाती है उड़ीसा से, इसका नाम है महानदी, और यहाँ पर बहुत सारी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कावेरी, कृष्णा यही है, कावेरी, हाँ, ये है तुंगभद्रा। मैंने पढ़ाया था विजयनगर एम्पायर में कि तुंगभद्रा रिवर पर था विजयनगर एम्पायर, तो ये तुंगभद्रा रिवर यहाँ पर है, हाँ, और यहाँ पर है कृष्णा, कृष्णा, और ये डेल्टा है, जहां पे भी मैं ऐसी संरचना बना रही हूँ ना, ये सब क्या है, ये नदियां क्या बना रही है, अपना अपना डेल्टा बना रही है वहां पर। फिर आता है बेटा गोदावरी, ये है गोदावरी, गोदावरी नदी,
इधर है गोदावरी नदी और गोदावरी नदी के ऊपर है, नहीं अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब सबका अलग अलग है, मतलब डेफिनेट है बट सबका अलग अलग है। ठीक है, और एक यहाँ पर है, इसको कहते हैं पेन गंगा, पेन गंगा। ठीक है, एक यहाँ पे नदी है, इसे कहते हैं पेन गंगा। तो ये तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम है, और इसमें हम सबसे ऊपर जाएंगे कौन से वाले पे, सिंधु पे। ठीक है, तो बेटा ये है इंदस। इंदस के पास यहाँ पे है बेटा झेलम। झेलम कश्मीर में बहती है, ये याद रखना, कश्मीर में बहती है झेलम, और कश्मीर से बहते हुए ये पंजाब की तरफ भी आती है। फिर सिंधु यहाँ से निकलती है। अब कल को मैं मतलब जब हमारी नेक्स्ट ये वाली क्लास है ज्योग्राफी की, थर्सडे को, तो इसको ना, ये सारी नदियां कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुमसे ये पूछा जाएगा कि यमुना नदी कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल सुना है, उद्गम का मतलब ये कहाँ से निकलती है। हाँ, तो उसका उद्गम स्थल क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, गंगोत्री या गोमुख से निकलती है गंगा, ग्लेशियर से, ग्लेशियर पिघलता है वहां से, ये बहुत छोटी होती है गंगा, वहां पे बहुत छोटी धारा निकलती है वहां से। फिर ये अलकनंदा, बद्रीनाथ, ये सब जुड़ के फिर ये हरिद्वार से जब आगे निकलते हैं तब जाके ये गंगा बन जाती है। मतलब वो मैं बताऊंगी कि कौन कौन मिलके गंगा बनाते हैं। और फिर गंगा बहुत छोटी धारा निकलती है, जैसे यहाँ से कितनी बड़ी नदी हो जाती है, कैसे, क्योंकि ट्रिब्यूटरी बहुत सारी ज्वाइन कर रही है। तो ऊपर है, सबसे ऊपर है झेलम, फिर क्या है, चिनाब, रावी और सतलज। इसके नीचे है चिनाब, रावी और ये तो ब्यास है, BEAS ब्यास, और ये है सतलज। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है बेटा कि कौन सी नदी जो है सिंधु को डायरेक्टली ज्वाइन कर रही है, डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, तो कौन सी नदी ज्वाइन कर रही है डायरेक्ट, सतलज जो है सिंधु को डायरेक्ट ज्वाइन करती है। डायरेक्ट मतलब ये किसी की ट्रिब्यूटरी बन के ज्वाइन नहीं करती। देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, झेलम किसको आके ज्वाइन किया, चिनाब को, तब ये यहाँ पे मिल गई है। रावी ने भी ऐसे किया, ब्यास ने इसको मिला, लेकिन सतलज जो है यहाँ से सीधे सिंधु में जा रही है। झेलम, झेलम आई ना यहाँ से चिनाब में मिली, तब जाके इससे मिली है। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हारा ड्रेनेज सिस्टम है ना। और ऐसे भी झेलम से नीचे ये इस इंदस ही तो आ रही है, इधर से आ रही है इंदस। इंदस, इंदस का सबसे ज्यादा पार्ट पाकिस्तान में है, इंडिया में इसका बहुत कम पार्ट है, मतलब 20% के करीब पार्ट है इसमें जो इंडिया में जाता है। इंदस का सारा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो ये जो नदियां हैं, ये है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। अब जब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हिमालय के ड्रेनेज के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे पहले इंडस का सिस्टम, और बिल्कुल कोर कोर फैक्ट्स में बताऊंगी कि कितने स्क्वायर किलोमीटर तक में ये बहती है और कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, बस हमें यही देखना है, उससे ज्यादा हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कर लेना।